अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है एक कदीम खजाने के हसूल की पुरस्रार दास्तान। सेंट्रल जेल के मेन गेट से बाहर कदम रखते ही उसने एक लंबी सांस ली और निगाह भरकर नीलगू आसमान की तरफ देखा। हाँ, यह आसमान तो जेल की चार दीवारी में भी दिखाई देता था, लेकिन ये आज कुछ नया सा लग रहा था। शायद इसलिए कि आज उसे आज़ादी का परवाना मिल गया था। यही वजह थी कि यह आसमान भी उसे अपने वजूद से मस होता हुआ महसूस हो रहा था। गेट पर मौजूद संतरी ने उसे तंजिया निगाहों से देखा और अपनी भारी आवाज में बोला, क्यों धारी, जा रहे हो? हाँ, धारी बोला। जुराइम की दुनिया में यही उसका नाम था। वो बहुत फुर्तीला, हाजिर दिमाग और चाको चौबंद था। एक तेज धार वाला खंजर हमेशा उसके कपड़ों में उड़सा रहता, जिसकी बदौलत वो अपने कितने ही काम निकाल लिया करता, और वो भी बिना किसी खून खराबे के। बस यही उसका फन था। फिर आने के लिए जा रहे हो? संतरी ने उसी अंदाज में पूछा। मजबूरी है, धारी मुस्कुराया। तुम लोग अपना बावर्ची बदल लो तो मैं भी इधर ना भटकूं। जालिम इतना लजीज खाना बनाता है कि उसका जायका दोबारा यहां ले आता है। संतरी ने यह सुनकर एक कहका लगाया और बोला, खूब। अपने हाथ की बुराई दूसरे पर डाल दी। तुम बहुत शातिर हो धारी। ये बोलो कि तुम्हारे हाथ की बुरी आदत तुम्हें बार बार यहां आने पर मजबूर करती है। धारी ने उसे मजाकन मुंह चढ़ाया और एक तरफ चल पड़ा। जरा ही फासला तय करने के बाद वो एक भरी सड़क पर मौजूद था। उसने एक गुजरते हुए रिक्शे को हाथ दिया। रिक्शे वाले ने ब्रेक लगा दिया। धारी आगे बढ़कर सीट पर आ बैठा और बोला, ताज कॉलोनी? हाँ, चलूंगा। रिक्शे वाले ने सर हिलाया। लेकिन मीटर से 50 रुपए ऊपर लूंगा। क्यों? धारी ने उसे घूरा। मेरा मीटर खराब है। रिक्शे वाले ने दांत निकाले। अबे तो ठीक कराओ, धारी बोला, वरना बोलो तो उसे भी वो हवा लगवा दूं जो मैं खा के आ रहा हूं। कौन सी हवा? जेल की। अरे बाप रे, रिक्शे वाला चौंका। तुम जेल से आ रहे हो? हाँ। डर क्यों रहे हो? भाग कर नहीं आया, सजा पूरी करके निकला हूं। मैं कहां फंस गया? रिक्शे वाला आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। फिर वो धारी से बोला, चलो ठीक है, तुम वही देना जो मीटर बोले। तुम्हारा मीटर बोलता भी है। अरे जो बताए वही दे देना। ये हुई ना बात। धारी खुश हो गया। अब रही बात देने की, तो वो तुम्हें कालू ही देगा। मैं तो बिल्कुल कल्लाश हूं, फूटी घोड़ी भी नहीं है मेरे पास। ये सुनकर रिक्शे वाले ने बुरा सा मुंह बनाया और आप ही आप बुड़बुड़ाते हुए बोला, आज किसका मुंह देखा था? लगता है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। तुमने मुझसे कुछ कहा? धारी ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैं थोड़ा सा खिसका हुआ हूं। रिक्शे वाले का लहजा जला कटा था। खुद से बातें भी कर लेता हूं खूब। धारी ने सर हिलाया। अच्छी गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। बस अब चल पड़ो। हाँ। रिक्शे वाले ने मिसमिसी सूरत बनाकर रिक्शा आगे बढ़ा दिया। प्रोफेसर दारान ने गैर महसूस अंदाज में खिड़की का पर्दा एक तरफ सरकाया और फिर उसकी भवें तन गईं। वो बड़े गौर से बाहर गली की तरफ देख रहा था। वो बुड़बुड़ाया, तो अब बात यहां तक पहुंच गई है। फिर उसने खिड़की का पर्दा बराबर किया और एक तवील सांस लेकर वहां से हट आया। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में वो साइड टेबल पर रखे हुए टेलीफोन सेट की तरफ बढ़ा था। किसी के नंबर डायल करने के लिए उसने कान रिसीवर से लगा लिया। जल्द ही एक ख्वाब अमेज आवाज उसके कानों से टकराई। हेलो, कौन? हेलो खाबर, वो जल्दी से बोला। मैं प्रोफेसर दारान बोल रहा हूं। जी बोलें। क्या तुम सो रहे थे? लग रहा है तुम्हारी आवाज से। जी हाँ। मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं अपने दिलो दिमाग की हर बात तुमसे शेयर करता हूं, इसलिए इस वक्त भी तुम्हें जहमत दी है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, खावर की आवाज उभरी। आप फिक्र मत करें, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बोलें, क्या बात है? प्रोफेसर दारान ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर सरगोशियाना अंदाज में बोला, मेरी निगरानी हो रही है। कुछ लोग मकान के इर्द गिर्द मंडलाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अपना असली नाम तो शायद उसे खुद भी याद ना हो। हाँ, अलबत्ता वो अरसा दराज से कालू के नाम से पहचाना जाता था। वो दुनिया में तन्हा था। मेहनत मजदूरी करके इस इलाके में एक छोटा सा घर खरीद लिया और अब यही 2 कमरों का मकान उसका कुल असासा था। अब वो उम्र के इस दौर में था कि जहां अपना वजूद भी तकलीफों और परेशानियों का सबब बन जाया करता था। उसके जिस्म के निचले धड़ में अक्सर दर्द रहने लगा था और यह ऐसा अर्जा था कि वक्ती तौर पर दवाओं से सहारा मिल जाया करता। इसी बिना पर अब अपने मिस्त्री के काम से भी हाथ धो बैठा। दवाओं के साथ साथ उसका एक सहारा और भी था।
लेकिन जब वो अंदर होता तो कालू की तो गोया दुनिया ही वीरान हो जाती। खाने पीने का तो कोई मसला ना था, क्योंकि ये पुराना मोहल्ला इस लिहाज से काफी अच्छा था कि लोग उसका ख्याल रखते। अलबत्ता घर की तन्हाई और वीरानी उसे काट खाने को दौड़ने लगती। वो खुद भी औरों की तरह धारी से नाला था, लेकिन कब तक उसे समझाया जाता। नसीहत भी एक दिन वसीयत बनकर रह जाती है। यूं तो धारी एक लफंगा था, लेकिन वो मोहल्ले की औरतों के साथ काफी शराफत का मुजाहरा करता। बस चोरी चकारी की एक आदत थी जो कोशिश के बावजूद भी उसके अंदर रच बस चुकी थी। कुछ तो था जो रानी भी उस पर जान देती थी। रानी जो मोहल्ले की एक नटखट लड़की थी, वो गली में इधर उधर डोलती फिरती और जहां भी मौका मिलता वो धारी के सर पर चढ़ जाती। खुद धारी भी उसे किसी हद तक पसंद करता था, लेकिन वो अक्सर रानी से कहता, तू मेरे ख्वाब देखना छोड़ दे। क्यों? क्या तेरे ख्वाबों को कोढ़ की बीमारी लगी हुई है? हाँ, यही समझ ले। धारी लंबी सांस भरकर कहता। मैं तो कभी अंदर हूं और कभी बाहर। किसी दिन बाहर ही ना आया तो सारी जिंदगी सर पकड़ के रोएगी। कुछ अच्छी बात तो मुंह से निकाला कर, रानी ने जलकर कहा। तू खुद तो बुरा है ही, जुबान और भी बुरी निकालता है। और मैं क्या बोलूं रानी, मैं तो जानता हूं कि मेरा मुस्तकबिल यही है। ये मोहल्ला मेरी छांव है और जेल धूप। बस मैं तो इसी धूप छांव में अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। तू कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता? वो भी कई बार किया है, धारी ने मुंह बनाया। मैं अच्छा इंसान बनने के लिए कई बार नौकरी कर चुका हूं, लेकिन क्या? अरे बस, जिसके पास नौकरी करो वो गुलाम जैसा बर्ताव करने लगता है। यूं लगता है जैसे तनख्वाह के इवज उसने मुझे खरीद लिया हो। नौकरी में ऐसा ही होता है। भाड़ में जाए ऐसा काम, मुझे नहीं करना। तो फिर अपना कोई काम कर ले, रानी ने मशवरा दिया। ये सुनकर धारी ने हंसकर एक आंख दबाई और बोला, ये सब अपना काम ही तो है जो मैं कर रहा हूं। बस जरा मिस्टेक हो जाती है तो पकड़ा जाता हूं। चल अब तू फूट ले, निकल। कालू ने उसे देखा, इत्मीनान की सांस तो ली थी, लेकिन फिर कदरे खफकी से बोला, तुम आ गए। ये धंधे छोड़ोगे नहीं? नसीहत बाद में, धारी ने हाथ उठाया। पहले 200 रुपये ढीले करो, बाहर रक्शे वाला खड़ा है। कालू ने उसे तेज नजरों से घूरा और कुछ कहे बगैर जेब से पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। धारी चला गया, लेकिन जल्द ही उसकी वापसी हुई और वो कालू के घुटनों में बैठते हुए बोला, तुम ऐसी बातें करते हो, कसम से जेल में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें उम्र कैद हो जाए तो सब्र आ जाए। कालू ठंडी सांस भरकर बोला, ये 2-4 दिन की जेल से कोई फायदा नहीं बेटा। काम कोई ऐसा करो कि आर या पार। हाँ चाचा, धारी कुछ सोचते हुए बोला, इस बार तो यही सोचा है कि किसी बड़े काम में हाथ डालूंगा। खुदा तुम पर रहम करे। धारी ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ हंसकर टाल गया। दूसरी तरफ लम्हा भर की खामोशी हो गई। फिर खावर की आवाज उभरी, कहीं आपको वहम तो नहीं हुआ? अब तुम भी ऐसी बातें करोगे? प्रोफेसर दारान का लहजा नागवार हो गया। मैं तो तुम्हें अपना हमदर्द समझता हूं। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं। खावर फौरन ही बोला, मैं ये कहना चाहता था कि क्या वाकई उनका मुहर्रक आप हैं? बिल्कुल खावर, बिल्कुल। प्रोफेसर दारान ने सर हिलाया। मेरे अलावा और कौन ऐसा होगा जो गैर मामूली अहमियत का हामिल हो? अच्छा तो क्या मैं आऊं? अभी जरूरत नहीं, प्रोफेसर कुछ सोचकर बोला। लेकिन तुम बेवक्त तैयार रहना, मुमकिन है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं हम वक्त आपके फोन का मुंतजिर रहूंगा। गुड। मेरा एक जानने वाला है, मैं उससे बात करूं? कौन है? एसपी है। कुछ भी करो। प्रोफेसर दारान लापरवाही से बोला, मैं जानता हूं कि वो लोग मेरे मामले को कान पर बैठे हुए मच्छर से ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। खैर, अब मैं फोन बंद कर रहा हूं, खुदा हाफिज। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। खावर ने एक तवील सांस ली। दूसरी तरफ से लाइन मुनकता हो चुकी थी। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा, फिर उसने किसी के नंबर डायल किए और दूसरी तरफ की बात सुनकर बोला, ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ, थोड़ा जरूरी काम भी है। फिर उसने अपना फ्लैट लॉक किया और गैराज से अपनी कार निकालकर एक सिम रवाना हो गया। सर्दी की शुरुआत होने वाली थी और अभी रात भी ज्यादा नहीं गुजरी थी। यही वजह थी कि सड़कों पर काफी ट्रैफिक रवां दवां था। चंद शाहराहों से गुजरकर आखिरकार वो उस जगह पहुंच गया जो उसे मतलूब थी। ये ग्रीन होटल की शानदार इमारत थी। उसने हाथे में कार पार्क की और चाबी को अपनी उंगली से हिलाता हुआ हॉल की तरफ बढ़ा। गेट पर खड़े हुए यूनिफॉर्म में मलबूस दरबान ने उससे शनासाई का इजहार करते हुए सलाम किया। वो सर को हिलाकर हॉल में दाखिल हुआ और मुतलाशी निगाहों से चारों तरफ देखते हुए एक मेज की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसी मेज पर एक लहीम शहीम आदमी बैठा हुआ
सॉफ्ट ड्रिंक पीने में मसरूफ था। वो खावर से लहक कर मिला। खावर ने भी एक कुर्सी संभाल ली। क्या पियोगे? कॉफ़ी। मंगवाता हूँ। लहीम शहीम ने सर हिलाया। उसका नाम साजिद था। अब बोलो, क्या मामला है? क्या तुम प्रोफेसर दारान से वाकिफ हो? खावर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। उस आदमी ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी कसैली गोली हलक से उतार ली हो। बोलो यार साजिद, खावर ने दोबारा कहा। खावर मियाँ, मैं अरसा दराज से इस होटल में तन्हाई और सुकून के चंद लम्हात गुजारने आता हूँ ताकि फ्रेश हो सकूं। अच्छा तो फिर? खावर मुस्कुराया। कुछ अरसा पहले इन दोनों के दरमियान एक पार्टी में मुलाकात हुई थी और फिर वहीं से काफी गहरी दोस्ती का आगाज हुआ। साजिद का ताल्लुक महकमा पॉलिस से था, जबकि खावर का शोबा प्रोफेसर दारान से मुंसलिक था। इतनी देर में वेटर कॉफी ले आया। होटल ग्रीन का माहौल वाकई इन लोगों के लिए बड़ा पुरकशिश था जो सुकून के मुतलाशी हों। गो के हॉल में कई मेजें आबाद थीं, लेकिन इस होटल के असूल के मुताबिक यहाँ किसी किस्म का ना तो कोई शोर शराबा था और ना ही किसी ने मछली बाजार लगाने की कोशिश की। हॉल की धीमी रोशनी में आर्केस्ट्रा पर चलने वाला म्यूजिक इस माहौल को और भी ख्वाबनाक बना रहा था। फिर यह कि तुमने प्रोफेसर दारान का नाम लेकर मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है मेरे अजीज दोस्त। साजिद ने मशरूब का सिप लेते हुए सर हिलाया। अच्छा, शायद तुम प्रोफेसर साहब से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हो। मैं उनका बहुत एहतराम और इज्जत करता हूं, वो तुम्हारी मर्जी है। साजिद ने हाथ हिलाया। लेकिन आज मैं उसकी हकीकत से तुम्हें जरूर आगाह करूंगा ताकि तुम आइंदा के लिए मोहतात हो जाओ। खैर पहले ये बताओ कि मामला क्या है? प्रोफेसर दारान खतरा महसूस कर रही हैं, खावर बोला। अभी कुछ ही देर पहले ही उन्होंने मुझे कॉल की थी। अच्छा, साजिद मुस्कुराया। किस किस्म का खतरा? उनकी निगरानी की जा रही है। शायद कुछ लोग उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खावर बोला। अच्छा, ये सब तुम्हें प्रोफेसर ने बताया होगा? हाँ। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। साजिद के लहजे में संजीदगी ऊद कर आई। उस शख्स से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। कुछ अरसा कबल भी उन्होंने इसी तरह की ड्रामेबाजी की थी। डीएसपी साहब ने उनकी हिफाजत के लिए कुछ एहलकार उनके घर पर तैनात किए, लेकिन उन बेचारों का भी वक्त ही जाया हुआ। अच्छा? हाँ भाई, उन्हें दरअसल शोहरत का लालच है। अखबारात में उनके अजीबोगरीब फीचर छपते रहते हैं ताकि अखबार वाले उनके आगे पीछे फिरते रहें। बस उनका यही काम है, साजिद ने तफसील बताई। खावर कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर खामोशी रहा। साजिद गौर से उसकी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद साजिद खुद ही बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? प्रोफेसर साहब मेरे उस्ताद हैं। अगर उन्हें किसी किस्म का कोई खतरा लाहिक है तो उनकी हिफाजत जरूरी है। अच्छा चलो, तुम इसरार कर रहे हो तो मैं कुछ करता हूं, साजिद ने सर हिलाया। और यह भी सिर्फ तुम्हारी दोस्ती की खातिर होगा, वरना मैं प्रोफेसर साहब से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हो सकता है कि तुम्हारा ख्याल ठीक हो, खावर बोला, लेकिन इस वक्त अगर उनको कोई खतरा लाहिक है तो इसकी एक खास वजह है। वो क्या? नक्शा। कैसा नक्शा? कुछ दिनों पहले उनका एक फीचर अखबार में शाया हुआ था जिसमें उन्होंने एक छुपे हुए अजीमुशान खजाने का जिक्र किया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो इस खजाने से वाकिफ हैं और जल्द ही इसका नक्शा तैयार कर लेंगे। सब बकवास है, साजिद ने मुंह बनाया। वो प्रोफेसर खपती है और उसे मशहूर होने का बहाना दरकार होता है। खैर मैं सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखकर वहां कांस्टेबल लगा दूंगा। शुक्रिया, खावर के मुंह से निकला। फिर वो उठते हुए बोला, अब मैं चलता हूं। कहां? मेरा दिल नहीं मान रहा। जब से उनका फोन आया है मेरा दिल उसी तरफ लगा हुआ है। मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। इसमें कोई शक नहीं था कि प्रोफेसर एक काबिल और मुस्तनिद माहिर अर्जियात थे। मुल्क के लिए उनकी बेशबहा खिदमत थी, लेकिन उसकी मुतजाद शख्सियत की बिना पर अक्सर लोग उससे नाला थे। इसमें खास तौर पर पुलिस का महकमा अव्वल नंबर पर था। अखबारी रिपोर्टरों की लगाई हुई आग को बुझाना इस महकमा के लिए दर्द सर का बायस हो जाता, जबकि प्रोफेसर दारान सिर्फ चिंगारी छोड़ता। यही वजह थी कि पुलिस का महकमा प्रोफेसर दारान से कन्नी कतराता। अक्सर मर्तबा यह साबित हो चुका था कि इस तरह की हरकतें वो सिर्फ अपनी अहमियत को बढ़ाने की गर्ज से करता है। ये कुछ ही अर्सा पहले की बात थी कि जब प्रोफेसर ने अखबार में अपना लिखा हुआ मजमून शाया करवाया और फिर उसके घर पर टेलीफोन कॉल्स का तांता बंध गया। प्रोफेसर दारान ने किसी को भी वाज़ेह जवाब नहीं दिया। उसका एक ही जवाब होता, अभी खुद मैं भी कदरे अंधेरे में हूं। जैसे ही मुमकिन हुआ मैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यूं सभी ने अपनी राह ली और फिर चंद दिनों में यह मामला ठंडा हो गया। खावर को किसी हद तक प्रोफेसर का असिस्टेंट कहा जा सकता था। उसने यही शोबा इख्तियार किया।
और वह कई मौक़ों पर उनके साथ भी रहा। प्रोफेसर के घरेलू मुलाजिम शाकिर ने गेट खोलने से पहले इंटरकॉम पर उससे दरियाफ्त किया। खावर ने अपना तारुफ करवाया तो दरवाज़ा खुल गया। फिर उसने सवालिया निगाहों से शाकिर की तरफ देखा। वो खिसिया कर बोला, साहिब की तरफ से ऑर्डर है, इसलिए बेधड़क गेट नहीं खोल सकता। ओ। खावर ने सरसरी अंदाज में गली के दोनों तरफ में एक निगाह डाली। फिर वो चौंक कर शाकिर से मुखातिब हुआ, हाँ अच्छी बात है। जी हाँ, बना लाऊं कॉफ़ी? मुंह की बात छीन लेते हो। ज़रूर। प्रोफेसर साहब जाग रहे हैं? जी हाँ, इत्तफाक से उन्होंने भी कॉफ़ी का कहा है। गुड, ले आओ फिर। ये कहकर वो प्रोफेसर दारान के कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर उसने एक बंद दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? खादिम, मतलब खावर। आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। गो कि ये कमरा प्रोफेसर की ख्वाबगाह था, लेकिन एक जानिब किताबों के शेल्फ के साथ साथ एक अदद मेज़ और कुछ कुर्सियां कमरे की नौयत ही बदल रही थी। गोया ख्वाबगाह कम और छोटी सी लाइब्रेरी का ज्यादा तस्वुर उभरता। इस वक्त भी प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर मौजूद था और मेज पर कई मोटी मोटी किताबें भी बिखरी हुई थी। प्रोफेसर ने अपने सामने एक नोटबुक खोली हुई थी और वो उस पर कलम से कुछ लिख रहा था। खावर को देखकर उसने दोनों चीजें एक तरफ सरका दी। अरे तो तुम आ गए, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? ये बात नहीं, प्रोफेसर जल्दी से बोला। यह तो अच्छी बात है, मुझे भूख नहीं थी, अब खाना साथ ही खाएंगे। खावर ने मुस्कुराते हुए एक कुर्सी खिसकाई और बैठते हुए बोला, तो आपने खाना भी नहीं खाया? बस यूं ही, भूख नहीं थी। वो लंबी सांस लेकर बोला, ऐसा ना करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। प्रोफेसर उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर आगे की तरफ झुक आया और आहिस्ता से बोला, मेरी अब बाकायदा निगरानी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह? प्रोफेसर बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि उसी वक्त दरवाज़ा खुला था और शाकिर कॉफ़ी की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। भाई शाकिर, अब खाने का भी इंतज़ाम कर दो। जी बेहतर, शाकिर बोला। भुने हुए बटेर आप शौक से खाते हैं, वही बना देता हूँ। मज़ा आ जाएगा। खावर ने लुकमा दिया और शाकिर मुस्कुराकर कमरे से निकल गया। प्रोफेसर दोबारा बोला, वजह वही मजमून है जो मैंने कुछ दिनों कबल अखबार में शाया करवाया, तुमने भी पढ़ा होगा। शायद मेरी नज़र से गुजरा हो। खावर ने सर हिलाया। दरअसल मैंने अखबारात का मुतालिया कुछ दिनों से तर्क किया हुआ है। अच्छा, प्रोफेसर बोला, मैंने तुमसे जिक्र ज़रूर किया होगा। वैसे भी वो बहुत ही ख़ास मामला है, बताएं। एक खजाना है, वो बोला, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक अटल हकीकत है। हाँ, वो ऐसा अजीम शान है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं अरसा दराज से उस खजाना के हसूल के लिए कोशा हूँ। खावर ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा तो प्रोफेसर हंस पड़ा। ऐसे मत देखो, मैं जानता हूं कि शायद तुम्हें भी इस बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूं कि। वो बोलते बोलते रुक गया। खावर उसे इस्तफामिया अंदाज में देख रहा था, लेकिन जब प्रोफेसर खामोशी रहा तो उसने टोका, आप कहाँ खो गए? वो चौंका, फिर जल्दी से बोला, हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं गुज़िश्ता कई सालों से उस कीमती तरीन खजाने के हसूल के लिए कोशा हूं। वो खजाना है कहाँ? वो समुंदर में है फर्जंद। प्रोफेसर के चेहरे पर एक जानदार किस्म की मुस्कुराहट ऊद कर आई। गो के उस तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुश्वार गुजार है, लेकिन मैं उस तक पहुंचने का निहायत आसान रास्ता दरियाफ्त कर चुका हूं। ओ, खावर के मुंह से निकला। वो हैरत भरे अंदाज में प्रोफेसर की तरफ देख रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता कि उस खजाने में ऐसे ऐसे हीरे और जवाहरात मौजूद हैं कि जो मंजरेआम पर आ जाएं तो दुनिया हैरान होकर रह जाए। अच्छा, हाँ फर्जंद, प्रोफेसर के लहजे में पोश था। बस मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती प्रोफेसर साहब? मुझे उस खजाने पर मजमून शाया नहीं करवाना चाहिए था। वो ठंडी सांस भरकर बोला, शायद इसी बिना पर मैं कुछ लोगों की नज़रों में आ गया हूं और अब इसी वजह से मेरी निगरानी हो रही है। ओह, तो ये बात है। खावर ने सर हिलाया। थोड़ी देर पहले आपने उसी मजमून का जिक्र किया था। हाँ, बस मेरी अकल मारी गई। खैर, मैं भी एक ही काया हूं, मैं समझा नहीं। अरे खावर मियाँ, मैंने अपनी हिफाजत का खुद ही इंतजाम कर लिया है, क्योंकि। वो बोलते बोलते रुक गया। खावर बेचैनी से उसके अगले जुमले का मुंतजिर था। बिलाखिर प्रोफेसर ने सरसराते हुए लहजे में कहा, क्योंकि मैं उस खजाने का नक्शा तैयार कर चुका हूं और मैंने उसे ऐसी जगह महफूज कर दिया है कि मेरे फरिश्ते भी उससे वाकिफ नहीं। प्रोफेसर दारान खामोश हुआ तो कमरे में मौत की खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी के खुदा की पनाह, सुई भी फेंकी जाती तो उसका शायद शोर मच जाता। अचानक ही एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। पहले आप लोग खाना खा लें, यह शाकिर था।
जब तक मैं कॉफी तैयार कर लेता हूँ। ये कहकर वह चला गया। प्रोफेसर के साथ साथ खावर भी उठ खड़ा हुआ। प्रोफेसर के अल्फाज की सनसनी अब भी उसे महसूस हो रही थी। ड्राइंग रूम में खाना बड़ी नफासत से सजा हुआ था। दोनों ने चुपचाप खाना खाया। फिर शाकिर उन्हें कॉफी देकर कमरे से निकल ही रहा था कि प्रोफेसर ने हाँक लगाई। अब तुम सो जाओ शाकिर। जी जरा बर्तन समेट लूं। सुबह उठा लेना, कोई मसला नहीं। अब तुम भी थक गए होगे, पूरा दिन ही हो जाता है तुम्हें। शाकिर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। आपको मुलाजिम अच्छा मिला है? खावर ने रायजनी की। हाँ, ये भी अब इसी घर का हिस्सा है, वो बोला। बिल्कुल घर के फर्द की तरह। मैं खुद ही इसकी शादी भी करवा दूंगा। ओहो, कब? बहुत जल्द। प्रोफेसर मुस्कुराया, फिर संजीदा होकर बोला। हाँ, तो बात हो रही थी खजाने के नक्शे की। शायद इसी वजह से कुछ लोग मेरे पीछे लगे हैं। लेकिन आप तो कह रही हैं कि आपने नक्शा महफूज कर दिया है, खावर ने पूछा। मैं कुछ समझा नहीं, वक्त आने पर बता दूंगा। वो नक्शा है कहाँ? इसी घर में। क्या आप मुझसे भी राज में रखेंगे? हाँ, फिलहाल। अच्छा, ये जरूरी है। हालात वाकयात के धारे पर ही फैसला होगा कि अब क्या करना है। कल सुबह से आपकी हिफाजत के लिए यहाँ कांस्टेबल आ जाएंगे। ये कब हुआ? मैंने अपने तौर पर एक ऑफिसर से बात की थी। अच्छा, प्रोफेसर ने चौंक कर कहा। फिर वो बोला, वैसे मुझे जान का खतरा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि उस नक्शे के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूं। मुझे मारकर किसी को कोई फायदा नहीं होगा, ये बात तो ठीक है। और अब मैं उस खजाने के लिए अपनी जिद्दोजहद का आगाज करना चाहता हूं। प्रोफेसर का लहजा ठहरा हुआ था। खावर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। रानी आज बहुत बेचैन सी दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर आज मामूल की शौकी और शरारत की बजाय संजीदगी तारी थी। वो आज कालू चाचा के घर में ही चली आई, जहां धारी पलंग पर टांगे पिसार कर बैठा हुआ था। धारी उसे देखकर चौंक उठा। क्या हुआ रानी, सब खैरियत तो है? कालू चाचा कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम शायद परेशान हो या ना हो, लेकिन ये बात सुनकर मेरे दिल में तो उसी वक्त से हौल उठ रहा है। अरे अब बता भी दे, क्या हुआ है? माँ जी ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, रानी ने आहिस्ता से कहा। धारी सीधा होकर बैठ गया और गौर से रानी की शक्ल देखते हुए बोला, क्यों? उसके सर से मेरा सर फोड़ेंगी? रानी झुंझलाकर बोली। अरे भोले राम, शादी के लिए, और क्यों? ये अचानक खाला को तुम्हारी शादी की क्या सूझ गई? बोल रही हैं कि तुम जवान हो गई हो एकदम से। धारी के लहजे में हैरत थी। वाह, मजाक मत करो, ये बताओ कि अब मैं क्या करूं? लड़का कौन है? जमील नाम है उसका, रानी बोली। मेरी मुमानी ने उन्हें यह रिश्ता बताया है। लड़का किसी कंपनी में सुपरवाइजर है, तनख्वाह भी अच्छी है। पूछ के बता कौन सी कंपनी में है। धारी का लहजा खराब हो गया। सुबह ही जाकर टांगे तोड़ता हूं उसकी। रानी ने धारी की नकल उतारी। टांगे तोड़ता हूं उसकी? अबे ये कोई हल है? जमील की टांगे टूट भी गईं तो कोई और उसकी जगह आ जाएगा, उसे बाद में देख लेंगे। मतलब ये कि तुम जमील की टांगे तोड़ कर ही रहोगे? हाँ, वो तन कर बोला। कालू चाचा की कसम। और खुद जेल चले जाओगे? क्यों? जाहिर है कि ऐसा काम करने के बाद सरकार की तरफ से कोई तमगा तो मिलने से रहा। क्या सारी जिंदगी जेल में ही गुजारनी है? रानी ने उसे घूरा। इससे आगे कुछ नहीं है। क्या है? मैं हूं, रानी जोर देकर बोली। देखो धारी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरी चाहत की कदर करते हो तो हमें खुद को बदलना होगा, वरना तुम मुझे खो दोगे। उसके लहजे में कुछ ऐसी तड़प थी कि धारी भी मचल उठा और फौरन ही बोला, नहीं रानी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये डायलॉग फिल्मों के हैं धारी, रानी तंजिया लहजे में बोली, और फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं। हकीकत की दुनिया अलग होती है धारी, और हम उसी दुनिया में रहते हैं। ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? धारी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। रानी अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और उसके करीब बैठते हुए बोली, मैं बहुत कुछ अलग अंदाज में सोचती हूँ धारी। मैं अंदर से बहुत मुख्तलिफ हूँ। मैंने अपने वजूद पर जो खोल चढ़ाया हुआ है ये एक फरेब है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में खुद को रंगने के लिए। मैं वो सब कुछ करती हूँ कि जिसकी बदौलत सब मुझे नटखट और लाउबाली सी लड़की समझते हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं। और अब चूंकि पानी सर से ऊंचा हो चला है, इसलिए मैं इस बनावट को खत्म करने पर मजबूर हो गई हूँ। धारी की आवाज और उसके अल्फाज ना जाने कहाँ गुम हो गई। वो दम बखुद होकर रानी को देखे जा रहा था, जो आज एक अलग ही अंदाज में सामने आई थी। ना जाने क्यों वो इस वक्त खुद को अंदर से खोखला महसूस कर रहा था। हाँ, बिल्कुल खाली। काफी देर बाद उसके होंठ हिले। मैं क्या करूं? किसी काबिल बन धारी, ये चिंदी चोरों वाले काम छोड़ दो, अपना कोई मुकाम बनाओ।
और मुकाम जब ही बनता है जब सामने दौलत का ढेर लग जाए। अच्छा हाँ धारी, रानी का लहजा मगमूम था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की भूखी हूँ, लेकिन मैं इस एहसास को दूसरों पर लागू नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर वाले जज्बात से नहीं बल्कि होशो हवास में फैसले करेंगे। हाँ ये तो है। एक बात और बोलूं? हाँ वो भी कह दो। तुम इस वक्त एक अंधे कुएं की तरह हो, तो फिर मेरे घर वाले मुझे क्यों उस कुएं में धकेलने लगे? उफ रानी, अब तो मुझे इतना जलील करोगी? नहीं धारी, मैं तुम्हें जलील करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद को जलील कर रही हूं। मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहती हूं कि मैं खुद को तुमसे अलग नहीं समझती। मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही हूं। खुल गई रानी, पूरी तरह खुल गई। वो हाथ उठाकर बोला, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और खाला से बात करूंगा। क्या बात करोगे? अब ये मुझ पर छोड़ दे, धारी कुछ सोचते हुए बोला। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो तुम्हारे भी दिल की आवाज होगी। मैं अब खुद को बदल डालूंगा। हाँ ये धारी का तुमसे वादा है। वो रात खैर आफियत के साथ गुजर गई। खावर वहीं रुक गया। दूसरे दिन हस्बे वादा एसपी साजिद ने 2 कांस्टेबल भेज दिए। ये दोनों ही लगभग उधेड़ उम्री की तरफ गामजन थे, अलबत्ता थे चुस्त और चालाक। इन्हें फिलहाल अपने अफसर की तरफ से 24 घंटे यहां रहने का ऑर्डर था। खुद खावर ने ही उनका इंटरव्यू लिया और फिर बोला, तुम लोग दिन रात यहां रहोगे तो तुम्हारी फैमिली क्या करेगी? कौन सी फैमिली जनाब? एक हंसा। हम दोनों का ताल्लुक एक ही गांव से है और हम साल में सिर्फ एक ही बार वहां का रुख करते हैं। ओह, खावर के मुंह से निकला। तो साजिद ने इन्हें इसी बिना पर यहां मुस्तकिल तौर पर शिफ्ट कर दिया। खैर ये तो अच्छी बात थी। हाँ अलबत्ता शाकिर का काम बढ़ गया। जाहिर है कि मजीद 2 अफराद का इजाफा हो गया। शाम के वक्त प्रोफेसर ने खावर से कहा, फरजंद, किसी हद तक मेरी हिफाजत का इंतजाम तो हो गया, लेकिन शाकिर की जान मुसीबत में पड़ गई। जी हाँ ये तो है। अब मुझे फिलहाल एक और मुलाजिम रखना होगा जो घर के कामों में शाकिर का हाथ बटा सके। लेकिन मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं उसमें मुझे शाकिर ही की तरह कोई काबिल भरोसा शख्स दरकार होगा, जो मिलना जरा मुश्किल है। आप परेशान ना हो, मैं इसका बंदोबस्त कर लूंगा, खावर ने कुछ सोचते हुए कहा। प्रोफेसर दारान ने सर हिला दिया। दूसरे दिन शाम के वक्त रानी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रानी की मां ने दरवाजा खोला और जोर से चौंकी। तुम धारी? हाँ खाला, वो आहिस्ता से बोला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। माँ जी ने रास्ता दिया और वह घर में दाखिल हो गया। राहदारी से गुजरते हुए ना जाने क्यों उसे यूं लगा जैसे ऊपरी हिस्से में लगी हुई खिड़की से किसी ने उसे झांक कर देखा हो। जैसे ही धारी ने सर उठाया, पर्दा फौरन ही बराबर हो गया। इधर आ जाओ धारी बेटा। माँ जी उसे एक कमरे में ले आई जहां पुराने किस्म के लेकिन साफ सुथरे सोफे रखे हुए थे। बैठो। कैसे आना हुआ? क्या कोई काम था? मुझे किसी ने बताया है कि तुम रानी का रिश्ता तय कर रही हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे मासी रेडियो ने बताया था, वो जल्दी से बोला। हाँ, उस औरत का यही नाम तो मशहूर था। मोहल्ले भर की खबरें इधर से उधर करने में उसे जितनी महारत हासिल थी वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है। इस वजह से ही धारी ने यह नाम लिया ताकि रानी का नाम ना आ सके। एक तो मासी रेडियो को कोई और काम ही नहीं। माँ जी का लहजा भिन्नाया हुआ था। खाला बताओ ना मुझे। हाँ, मैं रानी की शादी कर रही हूँ। क्यों खाला? क्या मतलब? माँ जी ने उसे घूरा। तो क्या मैं जवान लड़की को घर में ही बिठा के रखूं? अरे मुकद्दर से मिलते हैं अच्छे रिश्ते बेटा। उन लोगों ने खुद रानी को पसंद किया है और अब अगले हफ्ते बात पक्की करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा मत करो माँ जी, धारी के मुंह से निकला। रानी से तो मैं शादी करूंगा। क्या? माँ जी चौंक उठी। तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों माँ जी? अरे अब भी पूछ रहे हो? तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है जो मैं अपनी रानी को तुम्हारे साथ कर दूं? बोलो। साल में 6 महीने तो तुम जेल में गुजारते हो। नहीं, मैं रानी की दुश्मन नहीं। सुनो तो माँ जी, धारी ने कहा, मैं इसीलिए तुमसे बात करने आया हूं। मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मुझे जेल जाना पड़े। क्या मतलब? मतलब ये माँ जी कि अब मैं शराफत की जिंदगी गुजारूंगा। मैं अब चोरी चमारी की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, अच्छी सी नौकरी तलाश करूंगा। बोलो, क्या तुम मुझे इतनी मोहलत दे सकती हो कि मैं खुद को संभाल सकूं? माँ जी खामोशी रही। वो खुद किसी सोच में गुम थी। धारी उसे गौर से देख रहा था। फिर वो दोबारा बोला, बताओ खाला, चुप क्यों हो? माँ जी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि उसी वक्त रानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में चाय की ट्रे थी और उसने बड़े सलीके से सर पर दुपट्टा लपेटा था। धारी को उस वक्त बेहद हसीन लगी। झुकी हुई निगाहों में इतनी सलाहियत थी कि वो किसी को भी दीवाना कर दें। धारी दम बखुद सा रह गया।
रानी चाय रखकर वापस जा चुकी थी। माँ जी ने इन दोनों को बड़े गौर से देखा। फिर वो एक लंबी सांस लेते हुए बोली, ठीक है धारी, मैं शाम में रानी के बाप से भी बात करूंगी। मैं तुम्हें 2 साल की मोहलत देती हूँ। इस दौरान मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, लेकिन इन 2 सालों में तुमने खुद को इस काबिल बनाना है कि तुम रानी का हाथ थाम सको। देखो बेटा, ये बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी भलाई है। तुम खुद एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे तो ही दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकोगे। जी हाँ खाला। धारी काफी मुतासिर हो गया। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। आपने मुझे जो मोहलत दी है, मेरी कोशिश होगी कि मैं उससे पहले ही कुछ अच्छा कर लूं। हाँ। ये सुनकर माँ जी के होंठों पर एक मुस्कुराहट ऊद कर आई। थोड़ी देर बाद ही धारी उसे सलाम करके बाहर निकल गया। उसके जाते ही माँ जी जेरे लब बुड़बुड़ाई, मैं भी तुम्हें इतना बुरा नहीं समझती धारी, और मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द किसी काबिल हो जाओगे। ये सब कुछ जरूरी था बेटा, बहुत जरूरी। ये गैर तामीर शुदा इमारत थी। किसी जमाने में इसकी तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन फिर नामालूम वजूहात की बिना पर यह काम रोक दिया गया। इस वक्त कई किस्म की बातें गर्दिश कर रही थी। इनमें ज्यादा मुस्तहकम यह थी कि इस जगह पर 2 भारी और 2 पार्टियों का टकराव हो गया है। उन दोनों का ही यह दावा था कि यह जगह उनकी है। अदालत में केस हुआ, समातें चलती रहीं। सालों गुजरने के बाद भी अदालती कार्रवाइयां होती रहीं। बेलाखिर ये केस फाइलों में दबता ही चला गया। उसके बाद से ये 9 तामीर मकान अब तक इसी हालत में पड़ा हुआ था, बल्कि यूं लगता था कि जैसे उन 2 दावेदारों में से अब कोई एक मौजूद नहीं रहा। बहरहाल ये इमारत अब तक इसी हालत में थी, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी ना होगा कि इस अधूरी और बेआबाद इमारत का एक अंदरूनी कमरा रोशन भी था और आबाद भी। एक मेज और 5 कुर्सियों के साथ इस वक्त यहाँ 4 अफराद मौजूद थे। उनके चेहरे इस बात के गमाज थे कि वो यहाँ किसी अच्छी नीयत से जमा नहीं हुए। ये कहना ही मुनासिब होगा कि उन पर खबासत झलकती हुई साफ नजर आ रही थी। चहार दरवेश की तरह शायद 5वें सवार का इंतजार था, क्योंकि ये लोग बार बार कलाइयों पर बंधी हुई घड़ियों पर नजर डाल रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक शख्स उठा, बॉस अभी तक नहीं आए? हाँ, हैरत है, दूसरा बुड़बुड़ाया। कभी ऐसा हुआ तो नहीं? तीसरे ने भी लुकमा दिया। चौथे की बारी थी, लेकिन वो खामोशी रहा। अब तीनों उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। तुम खामोश हो जैकी? हाँ, जैकी मुस्कुराया। मैं तुम तीनों की तरह बेवकूफ नहीं। तुम्हारी ये शिकायत बहुत पुरानी है, एक बोला। लेकिन फिर भी तुम अपने इस जुमले की वजाहत करोगे? बिल्कुल जॉनी, वो मुस्कुराया। फिर उसने उन तीनों पर एक तायराना नजर डाली और आहिस्ता से बोला, सीधी सी बात है, बॉस कहीं फंस गया है। जरा तमीज से बोलो। जॉनी की आवाज में खौफ था। तुम बाज़ औकात बिल्कुल आपे से बाहर निकल आते हो। मैं ठीक बोल रहा हूं। हम लोगों के काम ऐसे हैं कि हम कभी भी और कहीं भी काम में आ सकते हैं। तुम अपने मुतालिक तो ऐसा बोल सकते हो, लेकिन बॉस के लिए ऐसे अल्फाज जेब नहीं देते। जैकी ने कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता वह बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। ऐसे में जॉनी ने बाकी तीनों की तरफ देखा। क्यों रामे और शाबू, तुम लोग क्या कहते हो? मैं तो ये कहूंगा कि जैकी का दिमाग खराब होता जा रहा है। शाबू नामी आदमी शौक लहजे में बोला, या फिर अब जैकी उम्र रसीदा हो चुका है। तुम लोग बकवास ही करते रहो, जैकी भिन्न आकर बोला। अरे भाई, ये बात मान लो कि बॉस आज किसी जगह काम में आ गया। जैकी, दीवारों के भी कान होते हैं। शाबू संजीदा होकर बोला। तुम बात जरा सोच समझकर मुंह से निकाला करो। मैं तो कहता हूं जैकी को अब इलाज की जरूरत है, जॉनी हंसकर बोला। इसका कोई स्क्रू ढीला हो चुका है। जैकी ने जवाबन उसे घूर कर देखा और फिर आहिस्ता से बोला, तुम लोगों ने कुछ सोचा है? नहीं, शाबू बोल पड़ा, क्योंकि बॉस हमारा हर तरह से ख्याल रखते हैं। मेरी बात तो पूरी होने दो। जैकी भिन्ना उठा। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसका अंजाम मौत के अलावा कुछ और है? मरना तो हर सूरत में है। हाँ, लेकिन अच्छे काम करने वाले इज्जत से मरते हैं। जैकी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। छोड़ो इन बातों को, पाशु ने कहा। मैं काफी देर से यह सोच रहा हूं कि जरूर कोई खास मामला है जिसकी वजह से बॉस ने हम लोगों को यहां बुलाया है। हाँ, ये तो है, लेकिन ये इंतजार मुझे बुरी तरह खल रहा है। इस बार जॉनी बोला। इस जगह हमें बॉस ने मुतअद्दिद बार बुलाया है और कई मिशन हमारे सुपुर्द किए हैं, लेकिन इतनी देर तो कभी नहीं हुई, और ना ही बॉस हमें यहां ज्यादा देर रुकने देते हैं। खैर, अब इंतजार के सिवा क्या किया जा सकता है? इसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि ठक ठक की आवाज गूंजी। चारों ही जल्दी से सीधे होकर बैठ गए। फिर बाशु ने सरसराते हुए लहजे में कहा, बॉस आ गए। खावर की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठा था और इसकी वजह फोन की घंटी की आवाज थी जो मुसलसल बज रही थी।
उसने चुंधियाई हुई आंखों से दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। फिर प्रोफेसर दारान का ख्याल आते ही वो फौरन ही उठकर फोन की तरफ झपटा। रिसीवर उठाते ही उसने कहा, हेलो। हाँ खाबर, मैं दारान। दूसरी तरफ से प्रोफेसर की आवाज गूंजी, लेकिन जुमला पूरा होने से कबल ही उसकी आवाज घुट कर रह गई। इसके बाद एक तेज किस्म की कराह थी जो फोन पर गूंजी और फिर लाइन डेड हो गई। खाबर के 14 तबक रोशन हो गए। उसके जहन में बस एक ही बात आई थी, प्रोफेसर साहब खतरे में हैं। वह बिजली किसी तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके जिस्म पर भी शाबख्वाबी का लिबास था, जिसे उसने जल्दी जल्दी तब्दील किया और फिर घबराहट के आलम में वो बाहर निकल आया। रात इतनी गुजर चुकी थी कि हर तरफ हू का आलम था। कंपार्टमेंट के चौकीदार ने भी उसे हैरत भरे अंदाज में देखा। वो उससे बखूबी वाकिफ था। खैरियत तो है खाबर साहब? एमरजेंसी, वो बोला। मैं जरा जा रहा हूं। क्या मेरी जरूरत है? नहीं, मैं देखता हूं, वो गाड़ी में बैठते हुए बोला। प्रोफेसर साहब की तरफ कुछ गड़बड़ है। ओ अच्छा। उसने कार कंपाउंड से निकाली और सड़क पर रवां दवा हो गया। इक्का दुक्का गाड़ियां रोड पर दिखाई दे रही थीं। खाबर तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए सड़क को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक ही उसके हाथ स्टीयरिंग पर बहक गए। कोई सख्त सी चीज उसकी गर्दन की पुष्ट में चुभी थी और फिर एक गरजदार आवाज उसके कानों से टकराई। आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। कोई गड़बड़ की तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतर जाएंगी। इसी तरह चलते रहो। जब मैं बोलूं तो अपनी कार उस तरफ मोड़ लेना। चलो चलते रहो। गर्दन पर उस सख्त सी चीज का दबाव बढ़ गया और फिर चारों बेख्तियार खड़े हो गए। उस हॉलनुमा कमरे में आने वाला काफी पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। गोश के चेहरे पर नकाब था, लेकिन लंबा कद, चौड़ा सीना और बड़ी चमकदार आंखों से झांकने वाली तवानाई उसके वकार का पता बता रही थी। बैठो तुम लोग, उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मुझे आज देर हो गई। दरअसल रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया। जी बॉस, हम लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। यह आवाज बाशु की थी। ना जाने क्यों बॉस ने मुस्कुराई हुई आंखों से जैकी की तरफ देखा और फिर उस खाली कुर्सी पर बैठ गया। चारों ही उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। थोड़ी देर बाद बॉस की आवाज गूंजी, इस दफा एक बहुत ही खास मिशन के लिए मैंने तुम लोगों को यहां बुलाया है। चूंकि यह मामला काफी बड़ा और अहमियत का हामिल है, इसलिए तुम लोगों का यहां आना जरूरी था, ताकि इस प्लान के मुतालिक तुम लोगों को आगाही दी जा सके। जी बॉस, अब एक और बात भी है जिसका मुझे फैसला करना है। यह भी एक मिशन ही समझो। यह जरूर है कि यह दूसरा मिशन है। मैंने अभी रास्ते में ही तरतीब दिया है। वो भी बता दे बॉस, जॉनी बोल उठा। हाँ जॉनी, बॉस ने सर हिलाया। जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं खास मिशन के बारे में बता दूं। क्या तुम लोग अखबार पढ़ते हो? नहीं बॉस, यह रामे की आवाज थी। और तुम जैकी? नहीं बॉस, मैं भी नहीं पढ़ता। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, बॉस का लहजा तंजिया था। खैर, अब मैं तुम लोगों को खास तौर पर हदायत कर रहा हूं कि आज के बाद से अखबारों का मुतालिया जरूर किया करो। हाँ तो अब सुनो। माहिर अर्जियात का एक प्रोफेसर है, उसका नाम दारान है। इसमें कोई शक नहीं कि वह मुल्क की बासलाहियत शख्सियात में से एक है। अलबत्ता वो थोड़ा खबती और चिड़चिड़ा बंदा है। इसी वजह से लोग उससे कन्नी कतराते हैं। हाँ तो मैं कह रहा था कि कुछ अरसा पहले प्रोफेसर दारान ने एक अखबार में अपनी रिसर्च का मजमून शाया किया, जिसका लुब्बे लुबाब यह है कि उसने एक कीमती खजाने का नक्शा तैयार किया है। बॉस, खजाना? रामे के मुंह से निकला। हाँ, मुझे टोको मत, बॉस ने उसे घूरा, वरना फिर बात का तसलसल टूट जाता है। सॉरी बॉस। कोई बात नहीं। मैं कह रहा था कि उसने एक खजाने का नक्शा बनाया, और वो खजाना कोई फर्जी चीज नहीं, बल्कि वो एक अटल हकीकत है। मुझे भी इस बारे में थोड़ी सुनगुन है, और मैं समझ सकता हूं कि उस सुबकी प्रोफेसर ने वाकई उस खजाने को हासिल करने का तरीका नक्शे की सूरत में दरियाफ्त कर लिया है। इस खजाने का ताल्लुक 300 साल पुरानी दौरे हुकूमत से है, जब इस इलाके में एक हिंदू राजा की हुकूमत थी और उसे दुनिया भर के कीमती से कीमती हीरे और जवाहरात जमा करने का शौक था। उसने एक वसी इलाके पर काफी अरसे तक कामयाबी से हुकूमत की, और जब वो मरा तो उसका खजाना समुंदर में महफूज कराया गया। समुंदर में? हाँ, लेकिन कुछ अरसा बाद उस समुंदर ने अपना रुख बदल लिया, और तारीख के औराक बताते हैं कि वो खजाना अब खुश्क जमीन पर मौजूद है। ओह हाँ दोस्तों, बॉस की आवाज में जोश था। उस जगह की कुछ खास पहचान है जहां जमीन की खुदाई के बाद शायद उसे हासिल किया जा सकता है, और वो जगह प्रोफेसर दारान ने अपनी रात दिन की जुस्तजू के बाद दरियाफ्त कर ली है। गुड बॉस, ये शख्स तो काफी काबिल लगता है।
जॉनी ने राय दी। हाँ, और अब उसकी काबिलियत से हमें फायदा उठाना है। बॉस का लहजा सरसराया हुआ था। उसने जो मेहनत की है उसका फल अब हम तोड़ेंगे। हमें क्या करना होगा बॉस? हमें वो नक्शा हासिल करना है। बॉस का लहजा ठोस था। और इसके लिए मैंने एक प्लान तरतीब दिया है, लेकिन उससे पहले मैं वो काम करना चाहता हूं जिसका मूड मैंने रास्ते में ही बना लिया था। ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला और जब वो बाहर निकला तो खाली नहीं था। इस हाथ में एक नई वजह का छोटा सा पिस्तौल मौजूद था। फौरन ही बॉस ने पिस्तौल का रुख जैकी की तरफ किया और फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जॉनी ने ठीक ही कहा था जैकी, तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है और मैं इससे बेहतर दवा तुम्हें नहीं दे सकता। जैकी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वो उछलकर खड़ा हो गया और हाथ आगे बढ़ाकर बोला, बॉस बॉस, ये तुम क्या कर रही हो? मैं सब कुछ सुन रहा था जैकी। बॉस का लहजा खूंखार था। तुम्हारी बातों से मुझे बगावत की बू आ रही थी और बागी इंसान को मैं मुआफ नहीं करता, ये मेरा असूल है। बॉस, एक बार मौका दे दो, सिर्फ एक बार। सॉरी जैकी, मैं कुछ अरसा से तुम्हारी बगावत को महसूस कर रहा हूं और आज मुझे इसका सबूत भी मिल गया है। अब मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, लो। इसके साथ ही बॉस ने पिस्तौल का ट्राइगर दबा दिया और फिर यके बाद दीगरे कई गोलियां जैकी के जिस्म में पैवस्त हो गईं। वो बुरी तरह तड़पा और कई किस्म की आवाजें निकालता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। खून के फव्वारे छूट पड़े। आनन फानन में ही वो ठंडा हो गया। हाँ, वो मर चुका था। तीनों हक्का बक्का उस लाश को देख रहे थे जो कुछ देर पहले ही जैकी की सूरत में जिंदा सलामत उनके सामने मौजूद था। बॉस ने लापरवाही से पिस्तौल की नाली पर फूंक मारी और उसे दोबारा अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसकी आवाज गूंजी, ये तो गया, अब बात हो जाए मिशन की। तो दोस्तों, हमें वो नक्शा प्रोफेसर दारान से हासिल करना है। वो सर झुकाए हुए कमरे में दाखिल हुआ तो कालू चाचा ने उसे आड़े हाथ लिया। क्यों बे जवान, कौन सी जंग हार के आया है? अपनी आदतों की जंग हार गया हूं चाचा, वो बुझी हुई मुस्कुराहट के साथ बोला। मैं अब तक जो कुछ करता रहा हूं वो सब कुछ मेरे लिए एक भूली हुई दास्तान है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कालू चाचा खुश हो गया। लेकिन जवान, ये तो बता कि ये सब हुआ कैसे? धारी ने मुख्तसर तौर पर कालू चाचा को माजी से होने वाली मुलाकात के बारे में बता दिया। वो सर हिलाकर बोला, तो तुमने इंसान बनने की ठान ली? हाँ चाचा, धारी ने कहा। ना जाने क्यों आज मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ भी नहीं, मैंने जिंदगी में अब तक कुछ भी नहीं किया। क्या सोचा है फिर तूने? मुझे बहुत सारी दौलत हासिल करनी है, धारी अजीब से लहजे में बोला, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त। किस तरह जमा करेगा इतनी दौलत? चाचा ने उसे घूरा। क्या ये तेरे बस की बात है? धारी हंसा और बोला, मैं अलादीन का चिराग ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो हाथ लग गया तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। फिर वही बातें, कालू ने मुंह बनाया। देख धारी, अगर तू अभी नहीं सुधरा तो फिर सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फिर तू सिर्फ हाथ ही मलेगा और बस। नहीं चाचा, मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। मेरा रिकॉर्ड इतना खराब नहीं है और ना ही मैंने कत्ल किए ना डकैतियां मारी। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। खावर का दिल उसके पहलू में तेजी से धड़क रहा था। गो कि वो एक जीदार इंसान था, लेकिन कभी उसका वास्ता ऐसी सिचुएशन से नहीं पड़ा था। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो दोस्त? दुश्मन बोलो जानी, हंसकर कहा गया। अगर दोस्त होता तो मैं तुम्हारे बराबर में बैठा होता। बात क्या है? तुम चलो, मैं सब कुछ बता देता हूं। खावर अपने होंठ काटने लगा। फिर उस पिस्तौल वाले ने कार को कच्चे में उतारने का हुक्म दिया। जहां चारों तरफ अंधेरा था और हर तरफ घने और ऊंचे दरख्तों की बहुतात थी। ऐसे में खावर ने पूछा, चलना कहाँ है? चुप रहो, अगर गलत चलोगे तो टोक दूंगा, डपट कर कहा गया। फिर जल्द ही वो एक खुली जगह पर आ गए जहां दरख्तों के दरमियान में कार रोकने का कहा गया। खावर ने ब्रेक लगा दिए। नीचे उतरो और कोई गलत हरकत मत करना, आवाज आई। ठीक है। और फिर वह दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकल आया। ऐन उसी वक्त ना जाने किस तरफ से दो अफराद अचानक ही सामने आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में सर्च लाइट्स थीं जो रोशन होते ही खावर का अच्छी तरह जायजा लेने लगी। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि खावर की आंखों में दर्द होने लगा। उसने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। ओहो, तो तुम हो प्रोफेसर के दाएं हाथ? उनमें से एक भारी आवाज में बोला। इस दौरान पिस्तौल वाला भी कार से निकलकर सामने आ गया। अब वो उन तीनों कवि हैकल इंसानों के दरमियान में खड़ा था। इस जुमले ने उसे चौंका दिया। उसने आंखों से हाथ हटाकर उसे देखा। तुम लोग प्रोफेसर को भी जानते हो? हाँ, जानकारी में तो बहुत कुछ है खावर मियां, पिस्तौल वाला हंसकर बोला। देख लो, तुम इतनी रात में घर से निकले और मैंने तुम्हें उचक लिया।
अब अंदाजा कर लो कि हम लोग कितने बाखबर हैं। तुम लोग चाहते क्या हो? खावर ने अपने होंठ काटे। उसे प्रोफेसर साहब की भी फिक्र लगी हुई थी और उस पर यह मुसीबत भी अचानक ही नाजिल हुई, तुम्हारी मौत। पिस्तौल वाला बोला। खावर के चेहरे पर खौफ फैल गया। वो आहिस्ता से बोला, क्या मतलब? डरो नहीं, अगर तुमने हमारी डिमांड पूरी कर दी तो हम तुम्हें जिंदा सलामत रखेंगे, लेकिन अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी। बोलो क्या चाहते हो? हमें खजाने का नक्शा चाहिए। खावर हैरत से उछल पड़ा। खजाने का नक्शा? हाँ, तुम हमें वो नक्शा प्रोफेसर से हासिल करके दोगे। हमें वो नक्शा हर सूरत में दरकार है। पहली बात यह कि मुझे उस नक्शे के बारे में प्रोफेसर साहब ने अभी तक हवा भी नहीं लगने दी, और दूसरी बात यह है कि मैं इतनी रात गई उन्हीं की तरफ जा रहा हूं। क्यों? वो खतरे में है। खाबर बोला। उनके ही फोन से मेरी आंख खुली थी, लेकिन बात अधूरी रही और फिर लाइन कट गई। वो किसी परेशानी में है, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी घर से निकला हूं। ओह, पिस्तौल वाले के मुंह से निकला। यह तो बुरा हुआ। क्या कोई और भी उस खजाने के चक्कर में है? मुझे नहीं मालूम, खावर भिनाकर बोला। अब तुम लोग जल्दी से बताओ कि क्या करना चाहते हो, क्योंकि मुझे प्रोफेसर साहब की तरफ जाना है। हम तो समझ रहे थे कि तुम्हें नक्शे के बारे में मालूम होगा। मैं नहीं जानता। सच बोल रही हो? झूठ बोलकर क्या करूंगा। ठीक है, तुम जाओ। पिस्तौल वाला कुछ सोचकर बोला। वैसे इसका मतलब तो यही हुआ कि कुछ और लोग भी शायद इस मैदान में उतरे हुए हैं। खैर, तुम जा सकती हो, लेकिन याद रखना कि तुम हर वक्त हमारी निगाहों में हो। क्या मतलब? मतलब यह है कि हमें वो नक्शा दरकार है। तुम वो नक्शा प्रोफेसर से हासिल करोगे और फिर हम तुमसे नक्शा ले लेंगे। मैं वो नक्शा क्यों हासिल करूं? अपनी जान बचाने के लिए। पिस्तौल वाले का लहजा सख्त था। सुनो, हम तुम्हें सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे रहे हैं। आज से ठीक 15 दिनों के बाद हम तुमसे दोबारा राब्ता करेंगे, लेकिन यह लाजमी है कि तुम इस दौरान वो नक्शा प्रोफेसर से हासिल करोगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो उसी दिन फ्लैट में लोगों को तुम्हारी लाश उठानी पड़ेगी, जो कि एक तकलीफ दे बात है। खावर के वजूद में सनसनी फैल गई। उसने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखा और फिर अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अब जाओ और प्रोफेसर की खबर लो। तुमने तो हमें भी परेशान कर दिया है। जाओ। आखिरी जुमला इतनी जोरदार आवाज में बोला गया कि बेख्तियार खावर कार की तरफ लपका। फिर उसने जल्दी जल्दी इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। फिर उसने मुड़कर देखना भी मुनासिब ना समझा। उसकी कार एक बार फिर तेज रफ्तारी से फासला तय करने लगी। आसमानों के कोनों से अब सुबह की सफेदी झांकने लगी थी। वो तीनों किसी पत्थर के बुत की तरह साकित निगाहों से अपने साथी की लाश को घूर रहे थे। ऐन उसी वक्त काले लिबास में मलबूस 2 अफराद कमरे में दाखिल हुए। बॉस ने उन्हें मुखातिब किया, लाश उठाकर ले जाओ और समुंदर के हवाले कर दो। ये फर्श भी साफ करो, जरा जल्दी। उन दोनों ने सर हिलाया। ना जाने वो भी किस मिट्टी के बने हुए थे। वो लाश को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। अब बॉस उनकी तरफ खंकारते हुए दोबारा मुतवज्जा हुआ। मैं जानता हूं कि तुम लोगों का इस वक्त क्या हाल होगा। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी था, वरना वो वक्त बहुत करीब था कि ये शख्स हमें जेल की सलाखों में डलवा देता। हाँ, मैं काफी दिनों से ये बात नोट कर रहा था कि जैकी का जहन बदल रहा है। वो अब इस जिंदगी से बेजार हो चुका है, तो फिर क्या मैं उसके हाथों से सबकी मौत के परवाने पर दस्तखत करवा देता? बोलो, तुम लोग खामोश क्यों हो? तुमने ठीक किया बॉस, जॉनी बोला। हाँ, इसका यही हाल था। शाबाश। बॉस खुश हो गया। देखो, तुम लोग मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। अक्सर मौकों पर तुम लोग खुद भी इस बात के गवाह हो कि मैं तुम लोगों को बचाने की खातिर खुद को भी खतरे में डाल लेता हूं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बॉस। उस बैंक डकैती की वारदात मुझे आज भी याद है, जिसमें आपने हम लोगों को बड़ी सफाई से फरार करवाया था। यह आवाज बाशु की थी। बॉस मुस्कुराया और बोला, खूब। हाँ, मैं खुद वक्ती तौर पर वहां फंस गया था, लेकिन टाइगर को किसी पिंजरे में कैद करना इतना आसान नहीं होता। मैं फिर बड़ी सफाई से वहां से निकला। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल हमारा मौजू है एक खजाने का। यकीन करो कि अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया तो। बॉस के अल्फाज दरमियान में ही रह गए। ऐन उसी वक्त टू टू की आवाज गूंजी। उसने चौंक कर जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रख दिया। फिर उसने ट्रांसमीटर का बटन दबाया। टू टू की आवाज बंद हुई और उसकी जगह मक्खियों की भिनभिनाहट ने ले ली। फिर फौरन ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, हेलो हेलो बॉस, सामर कॉलिंग। हाँ सामर, बोलो। बॉस, एक बुरी खबर है। क्या हुआ सामर? बॉस चौंका। बॉस, प्रोफेसर को किसी ने अगवा कर लिया है।
यह सुनकर बॉस बुरी तरह उछल पड़ा। उसकी आंखों में हैरत के दिए जल उठे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? खावर जब प्रोफेसर दारान की रिहाइशगाह पर पहुंचा तो उसे वहां काफी रौनक दिखाई दी। यूं लग रहा था जैसे मेला ही लगा हुआ हो। पुलिस वालों के अलावा यहां अखबारी रिपोर्टरों की फौज भी जमा थी। खावर को अपना दिल बैठता हुआ महसूस होने लगा। उसने बेख्तियार इस भीड़ को चीरते हुए अंदर घुसने की कोशिश की। सदर दरवाजा खुला हुआ था। वह जगह मनाता हुआ जैसे ही अंदर पहुंचा, उसकी नजर एसपी सज्जाद पर पड़ी। चंद अखबारी रिपोर्टर उसे घिरे हुए थे। खावर भी उसी तरफ लपका। एसपी सज्जाद ने भी उसे देख लिया। चुनाची वो अखबारी रिपोर्टरों से माजरत करके उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या हुआ सज्जाद? कहाँ है प्रोफेसर साहब? सज्जाद ने एक तवील सांस ली और फिर उसका हाथ थामते हुए बोला, आओ मेरे साथ। लोगों के दरमियान से निकलते हुए वो घर के अंदर दाखिल हो गए। राहदारी में शाकिर भी दिखाई दिया। उसका चेहरा बुरी तरह सता हुआ था। उसने खाली निगाहों से खावर की तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सूरत हाल इतनी नाजुक होगी। कदम आगे बढ़ाते हुए सज्जाद ने कहा, काश मैं पहले ही मौके की नजाकत को समझ लेता। खावर चुप ही रहा। वो तो खुद भी एक मुसीबत से छुटकारा हासिल करके निकला था। अभी तो सज्जाद उससे भी वाकिफ नहीं था। प्रोफेसर के कमरे में दाखिल होकर खावर को यूं लगा जैसे कोई भौंचाल आ गया हो। कमरे की हर चीज बेतरतीब और बिखरी हुई थी। यहां तक कि प्रोफेसर के बेड का गद्दा भी फाड़ दिया गया। खावर को फर्श पर खून के कई धब्बे दिखाई दिए। ऐन उसी वक्त सज्जाद की आवाज गूंजी, प्रोफेसर साहब को अगवा कर लिया गया है। खावर के कदमों तले गोया जमीन ही निकल गई। चंद लम्हे तो उसकी जुबान ही गूंग रही। फिर वो आहिस्ता से बोला, ये सब कैसे हुआ? सज्जाद ने एक तवील सांस ली और बोला, शायद 2 घंटे कबल। ओ, खावर का लहजा उलझा हुआ था। इतनी ही देर पहले मेरे पास प्रोफेसर साहब का फोन आया था। अच्छा, क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया था? पता नहीं। खावर ने नफी में सर हिलाया, क्योंकि उनके अल्फाज दरमियान में ही रह गए और फिर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सज्जाद कुछ सोचकर बोला, तुम्हें फौरन ही यहां आना चाहिए था। बिल्कुल, मैं घर से निकल खड़ा हुआ, लेकिन क्या? जवाबन उसने रास्ते में होने वाली कार्रवाई से उसे आगाह कर दिया। सज्जाद के माथे पर बल पड़ गई। फिर खालिद बोला, शायद अगवा के दौरान प्रोफेसर साहब ने जिद्दोजहद भी की होगी, इसी वजह से उन्हें जख्मी किया गया। हाँ, तुम ठीक कहते हो। सज्जाद ने खून के धब्बों की तरफ देखा। फिर खावर को अचानक ही ख्याल आया, क्या कांस्टेबलों ने कोई जवाबी हमला नहीं किया? वो बेचारे तो ये भी नहीं बता सकते कि आने वाले कितने थे और कहां से आए। क्या मतलब ये कि दोनों अभी तक बेहोश हैं। ओह हाँ, और मुलाजिम शाकिर अपने कमरे में सोया हुआ था। खावर का अंदाज अजीब सा था। मतलब ये कि हमलावरों को कोई देख ना सका। तुम्हें फिर किसने बताया? एक गश्ती ऑफिसर ने। सज्जाद मुस्कुराया। वो रात की ड्यूटी वाले कांस्टेबलों को चेक करता रहता है। चुनाचे यहां आने पर जब दरवाजा नहीं खोला गया तो उसने दीवार फलांग कर अंदर आने के बाद उन दोनों को अपनी कुर्सियों पर बेहोश पाया। उफ। हाँ, और फिर बाद में मालूम हुआ कि प्रोफेसर साहब गायब हैं। खैर, अब ये मालूम करना है कि फर्श पर पड़ा हुआ खून किसका है और दोनों पहरेदार बेहोश कैसे हुए। खावर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, अरे यार, प्रोफेसर साहब के लिए कुछ करो। वो ना जाने कहाँ होंगे और किस हाल में होंगे। परेशान ना हो, सज्जाद ने तसल्ली दी। वो जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। धारी ने फिलहाल एक होटल में नौकरी कर ली। ये काफी मशहूर 5 मंजिला होटल था। इसका नाम रेक्स था। धारी यहां एक वेटर की हैसियत से काम कर रहा था। यह भी अच्छी बात थी कि यह होटल उसके इलाके से काफी दूर था, वरना कोई ना कोई जान पहचान वाला उससे टकरा जाता और फिर मामला गड़बड़ हो जाता। चुनाचे वो यहां इत्मीनान से नौकरी कर रहा था। उसे रानी की खातिर अपने आप को यकसर बदलना पड़ा। यही वजह थी कि वह हर एक से खुश असलूबी से पेश आ रहा था। नतीजा यह कि सारा दिन में उसे उजरत के अलावा ऊपरी कमाई यानी टिप भी अच्छी खासी मिल जाया करती। उसे यहां एक मखसूस मेज मिल गई थी जिस पर तशरीफ रखने वाले हर गाहक को उसी को डील करना होता। रात में घर वापसी होती तो वो कालू को अपने दिन भर के मार के मुख्तसर अल्फाज में बयान करता और फिर रानी से मुलाकात के लिए निकल खड़ा होता। हाँ, रानी भी तो गली के कोने पर बरगद के दरख्त की आड़ में उसका इंतजार कर रही होती। आज भी यही हुआ। रानी उसकी राह देखते हुए अपनी लंबी सी चोटी से खेल रही थी। आ गई तुम? हाँ रानी, वो मुस्कुराया। अगर तुम्हें ना देखूं तो दिन भर की थकन चढ़ी रहती है। ओहो, रानी ने आंखें मटकाई। क्यों?
तुम आते ही मेरे कसीदे शुरू कर देते हो। हाँ, तुम हो ही ऐसी। अच्छा जी, वो हंसकर बोली। एक काम और करो, बोलो। तुम अब अपना नाम भी बदल लो। बदल तो लूं, लेकिन सबकी जुबान कौन रोकेगा? क्या मतलब? अरे पागल, अब तो मैं इसी नाम से पहचाना जाता हूं। लेकिन ये तो जुराइम पेशा सा लगता है। लगने दो अब। हूं तो अब वेटर ना, नाम से क्या होता है। और अब एक बात और सोच रहा हूं। क्या? 2 साल मुझसे सब्र नहीं होगा? मतलब? भाई मतलब साफ है, मैं जल्द ही शादी करना चाहता हूं। किसकी? अरे अपनी, और किसकी? इतनी बेसब्री अच्छी नहीं, रानी बोली। अभी तो ढंग का काम लगा है, थोड़े पैसे जमा करो, फिर करना मेरी माँ से बात। कमाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है जाने मन। धारी ने उसके पहलू में चुटकी भरी। अब तो यही है बस। हाँ फिर भी जरा कदम जमा लो। इसी तरह की बातें करते हुए रानी रुखसत हो गई। फिर वो खुद भी घर आ गया। कालू तो पहले ही खराटे भर रहा था। धारी ने भी लंबी तानी और सो रहा। दूसरे दिन हंसपे मामूल वो होटल पहुंचा। रोजमर्रा के मामूल के मुताबिक अपनी वर्दी पहनकर वो मेज साफ कर ही रहा था कि अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो चौंक कर मुड़ा। अरे धारी, तुम यहां? प्रोफेसर दारान का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। खावर बेहद फिक्रमंद था। उसके साथ शाकिर भी परेशान था। वैसे वो खावर का हर तरह से ख्याल रख रहा था। सज्जाद मुसलसल उसके राब्ते में था। दूसरे दिन शाम के वक्त वो आया तो खावर ने उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात देखे। क्या हुआ? खावर उस वक्त प्रोफेसर के घर में ही था। हाँ कुछ कुछ, वो मुस्कुराया। क्या? खावर उछल पड़ा। कहाँ है वो? किस हाल में है? ये तो नहीं पता कि वो कहाँ है। उसने सर हिलाया। अलबत्ता उम्मीद है कि जहां होंगे खैरियत से होंगे। मैं समझा नहीं। सब कुछ समझा देता हूं, सज्जाद ने सर हिलाकर कहा। फिर वो बोला, जरा मुलाजिम को बुलवाओ। शाकिर को? हाँ। खावर ने आवाज लगाई। जल्द ही शाकिर नमूदार हुआ और सवालिया निगाहों से उनकी तरफ देखने लगा। जिस रात को ये कार्रवाई हुई थी, सज्जाद ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, तुम कहाँ थे? जी। शाकिर चौंका। मैं तो अपने कमरे में था। क्या कर रहे थे? सज्जाद ने उसे तेज नजरों से घूरा। मैं सो रहा था जनाब। झूठ मत बोलो। सज्जाद का लहजा तेज हो गया। मुझे उन कांस्टेबलों के जरिए सब कुछ मालूम हो गया है। शाकिर के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। खुद खावर भी सज्जाद के रवैये पर कम हैरान नहीं था। मैं समझा नहीं जनाब। तुम जाग रहे थे? नहीं जनाब। सच बोलो। मैं सच ही बोल रहा हूं। अच्छा सुनो, क्या तुमने उन दोनों को चाय नहीं दी थी? चाय? जी हां दी थी। कब दी थी? रात 12 बजे के बाद की बात है। शाकिर जहन पर जोर देकर बोला। शायद 1 बज रहा होगा। खूब। सज्जाद ने तंजिया अंदाज में सर हिलाया। तो तुमने उन्हें सोते हुए में चाय बनाकर दी होगी? जी नहीं, उन लोगों को चाय देकर मैं अपने कमरे में गया और जाते ही सो गया। उसने बताया। दरअसल बात यह है कि चाय का ऑर्डर तो साहब ने दिया था और कहा था कि इन जागने वालों के लिए भी बना दूं। अच्छा। सज्जाद ने सर हिलाया। और तुमने चाय में मिलावट कर दी? क्यों? कैसी मिलावट जनाब? शाकिर ने फिर हैरत से पूछा। सज्जाद ने अजीब से अंदाज में खावर की तरफ देखा और बोला, उन दोनों कांस्टेबलों ने जो चाय पी थी उसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। नींद की दवा? खावर उछल पड़ा। हाँ, और अभी तो इससे ज्यादा हैरानकुन बात बताने वाला हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। वो क्या? बताता हूं, सब्र करो। सज्जाद का अंदाज ड्रामाई था। पहले मैं ये मामला साफ कर लूं। ये कहकर वो शाकिर की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, अब बताओ, क्या तुमने सिर्फ इन्हीं दोनों के लिए चाय बनाई थी? नहीं, प्रोफेसर साहब ने कहा था कि मैं ट्रे उनके कमरे में ले आऊं। यह सुनकर सज्जाद की आंखों में चमक सी लहराई। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने दरवाजे पर ही चाय की ट्रे ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। इसके फौरन बाद ही उन्होंने दरवाजा खोलकर ट्रे दोबारा मेरे हवाले कर दी। शायद उन्होंने अपना कप उठा लिया था, क्योंकि फिर उसमें 2 ही कप रह गए थे। शाकिर ने तफसील बताई। सज्जाद ने मायनी खेज निगाहों से खावर की तरफ देखा और बोला, सुन लिए तुमने अपने प्रोफेसर की करतूत? मैं अब भी कुछ नहीं समझा। खावर के लहजे में उलझन थी। अरे मेरे भोले राम, सोचो जरा कि प्रोफेसर अपनी चाय उठा सकता था। उसने पूरी ट्रे क्यों कमरे में ली? अब मैं इसकी वजह बताता हूं। उसने कमरे में दोनों कांस्टेबलों की चाय में नींद आवर दवा मिलाई, जिसे पीते ही वो लोग बेहोश हो गए। लेकिन उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? एक वाह का ड्रामा, साजिद आहिस्ता से बोला। उन्हें यह खेल रचाना था। और अब सुनो, कमरे में जो खून के धब्बे हैं वो इंसानी खून नहीं, बल्कि किसी परिंदे का खून था।
ये कहकर खावर का मुंह खुले का खुला रह गया। धारी के सामने बॉम्मी खड़ा था। ना जाने क्यों धारी के दिल की धड़कनों में तेजी आ गई। बॉम्मी नामी ये शख्स खुद भी उसी की तरह सजा याफ्ता था और कई बार जेल की सलाखों का मजा चख चुका था। उसके होंठों पर इस वक्त शरीर से मुस्कुराहट थी। अरे धारी, तुम यहां क्या कर रही हो? धारी ने फौरन ही चारों तरफ घबराए हुए से अंदाज में देखा और बोला, मैं नौकरी कर रहा हूं। यह सुनकर बॉम्मी हंसा और बोला, हा हा हा, नौकरी? या फिर यहां भी कोई चक्कर चला रही हो? नहीं बॉम्मी, वो जल्दी से बोला, मैं सारे धंधे छोड़ चुका हूं, अब सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाना है। ओहो, ये चमत्कार कैसे हो गया? बॉम्मी के लहजे में हैरत थी। उसने बाकायदा धारी का सर से पांव तक जायजा लिया। ये वक्त मुनासिब नहीं, फिर कभी बताऊंगा, धारी ने सर हिलाकर कहा। आसपास की मेजें भी आबाद थीं। ऐसे में एक मेज पर बैठा हुआ शख्स उन दोनों की बातें काफी गौर से सुन रहा था। चूंकि उसकी मेज करीब ही थी, इसलिए उसे दोनों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। ठीक है उस्ताद, मैं तो अब भी तुम्हें उस्ताद ही कहूंगा। खैर, तुम अपना काम करो। तुम यहां क्यों आए थे? खाना खाने? बॉम्मी फखरिया अंदाज में बोला, आज जरा लंबा हाथ मारा है, सोचा कि किसी अच्छे होटल में पेट पूजा की जाए। ठीक है, ये मेरी ही मेज है, बैठो। धारी ने यह कहते हुए उसे कुर्सी पेश की। बॉम्मी लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बैठ गया। अब बताएं कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं? धारी ने अपने मखसूस अंदाज में पूछा। बॉस कमरे में इस तरह टहल रहा था जैसे कोई भूखा शेर अपने किच्छार में बिलकते हुए चक्कर खाता है, और वो तीनों बेचारे सहमी हुए अंदाज में चोर निगाहों से उसका जायजा ले रहे थे। कभी कभी वो आपस में भी इशारे किनारे कर लेते। फिर अचानक ही बॉस रुका और जोर से दहाड़ा। आखिर वो क्या कहा? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? बॉस, बाशु बोला, आप यकीन करें कि हमने पलक झपकाए बगैर उसकी निगरानी की है। बकवास मत करो, बॉस चिल्लाया। अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी? हम तो बस मुंह ही मुंह देखते रह गए और मुर्गी कोई और ले उड़ा। बॉस, आप खुद ही उसे अगवा करवा लेते। ये जॉनी बोला था, ये ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, तो अब तुम मुझे मशवरे दोगे? बॉस ने आंखें निकाली। जॉनी आएं बाएं शाएं करने लगा। उधर बॉस अब मुसलसल उसी को घूर रहा था। फिर बॉस दोबारा बोला, मैं सोच समझकर प्लान करता हूं और मैंने हमेशा ठंडा करके खाया है। मैंने तुम लोगों को वहां की निगरानी पर लगाया था तो इसकी कोई वजह थी। वो क्या थी बॉस? वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल तो तुम लोगों की गफलत की वजह से सांप ही निकल गया। अब लाठी मारने से क्या हासिल होगा? अब आप बताएं बॉस, हम क्या करें? जाओ उसे ढूंढो। बॉस फिर धाड़ा। एक बार फिर उसका पारा चढ़ गया। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्ही लोगों की गफलत की वजह से वो मेरे हाथ से निकला है। जाओ उसे तलाश करो। अगर तुम लोग इसमें भी नाकाम रहे तो फिर जैकी का अंजाम याद रखना। तीनों सन्नाटे में आ गई। हाँ, अब वो तीन ही तो बचे थे। कितनी ही देर इसी तरह गुजर गई। उन लम्हात को उसे पता ही न चल सका। फिर उसके मुंह से निकला, परिंदे का खून। हाँ जानेमन, वो महज एक परिंदे का खून था। ये सब कुछ प्रोफेसर ने सोच समझ कर ही किया है। पहले उसने ये ड्रामा खेला कि उसकी जान को खतरा है, फिर कहीं गायब होकर खुद ही ये साबित करने की कोशिश की कि उसे अगवा भी कर लिया गया है, और अब वो बाकायदा तौर पर कानून का मुजरिम बन चुका है, क्योंकि उसने कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। खावर सर पकड़कर बुड़बुड़ाया। लेकिन मैं सब कुछ समझ चुका हूं। सज्जाद ने सर हिलाया। अब मुझे प्रोफेसर को तलाश करके उसकी गर्दन नापनी है। मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो खावर, अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सज्जाद बिफर के बोला। उसके करतूतों से मैं पहले ही नाला था, और अब तो उसने ये हरकत करके मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। खावर खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और बोला, अच्छा चलो, इसी दुश्मनी के बहाने से उन्हें ढूंढो। इस तरह मेरी फिक्र भी खत्म हो जाएगी। ना जाने वो कहां और किस हाल में होंगे। सज्जाद का लहजा तंज भरा था। कहीं मजे कर रहा होगा और हमारी बेवकूफी पर कहके लगा रहा होगा। ऐन उसी वक्त कदमों की आहट उभरी और कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए। ये भी चंद सरकारी अफसर थे जिन्हें सज्जाद ने ही प्रोफेसर दारान की स्कीम से आगाह करने के लिए बुलाया था। सज्जाद उन लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गया, जबकि खावर किसी गहरी सोच में गुम था। बॉम्मी ने कोई लंबा हाथ मारा था और वह अब कुछ दिन ऐशो आराम से गुजारना चाहता था। उसने इशारों किनारों में धारी को समझाने की भरपूर कोशिश की थी कि धारी बेवजह इस तरह वक्त बर्बाद कर रहा है। जिंदगी तो शॉर्टकट का नाम है। कोई लंबा छक्का मारो और फिर सुकून से मजे उड़ाओ। उसकी बातों से खुद धारी का दिल भी डामाडोल होने लगा, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। हाँ, जिस काम को वो छोड़ चुका था और जिसे दोबारा ना करने का तहैया कर चुका था,
वो दोबारा किस तरह उधर का रुख करता। उसके जहन में रानी का सरापा घूम गया, वो रानी जो वाकई उसके दिल की रानी थी। धारी की खातिर उसकी माँ ने एक अच्छा रिश्ता उसके लिए ठुकरा दिया। चुनाचे अब उसका भी फर्ज बनता था कि वो खुद को रानी के काबिल बनाए ताकि उसे जिंदगी भर के लिए अपना सके। इन्हीं ख्यालों में दिन गुजर गया। अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद जब उसने अपने घर का रुख किया तो उसे अंदाजा न हो सका कि कोई साए की तरह उसके ताक़ुब में था। हाँ, बहुत ही मोहतात अंदाज में वही शख्स उसका पीछा कर रहा था जिसने बोमी और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी। बहरहाल धारी की छठी हिस्स इस दौरान उसे बेचैन तो करती रही, लेकिन अपनी सोच में उसे एहसास भी न हो सका कि कोई उसका साया बना हुआ है। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो पुरस्कार साया गली के कोने पर ही जमकर रह गया। धारी अब घर में दाखिल हो चुका था।